नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आखिरी दिन आज। विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की दिन की चर्चा की शुरुआत। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्थाओं पर नहीं, बुनियादी मूल्यों पर है पनपता। संभल में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान शिव के 46 साल बाद आज जिला प्रशासन ने खुलवाए कपाट। 1978 के दंगे के बाद से बंद थे मंदिर के कपाट। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋणों की सीमा में की बढ़त। कृषि ऋण सीमा 2 लाख तक बढ़ी। लोकसभा में इस वक्त भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है। आज चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन है। आज इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। संविधान पर विशेष चर्चा के लिए ही आज शनिवार को भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। आज की चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान की आत्मा को इस सरकार ने देश के सामने रखा। यही सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के साथ चल रही है। स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सत्ता पक्ष की ओर से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। लोकसभा के बाद 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का दिन तय है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान में बदलाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने अपने हित में बार बार बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोगों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किया है। संवैधानिक बदलाव, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो आपने भी किया है, हमने भी किया है। आपने ज्यादा किया, हमारा कम है, लेकिन मैं केंद्रित किस बात में करना चाहता हूं, आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया, उसको बदलने के लिए आपने संविधान के साथ आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया?
संविधान को जो प्रियम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का बदलाव किया। हमने संविधान का बदलाव किया है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए हमने संविधान का बदलाव किया है। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की एक टिप्पणी को कोट किया, जिसमें बाबा साहेब ने कांग्रेस नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर अनुसूचित जाति के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हाथ तक नहीं लगाया गया था। बाबा साहब ने एक जो कोट को मैं करता हूं, बाबा साहब ने जो कहा था, I just see the leader of the Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste events once. From this, you can judge what sympathy the Congress party can have for our people. When its leader is so much adamant, Pandit Nehru is always for the Muslims. मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 80 में आ गए थे, लेकिन क्या जरूरत था 10 साल तक? आपके सरकार केलकर कमेटी रिपोर्ट पहले, आप लोग इतने सालों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार बना, नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय बीजेपी, बीपी सिंह का समय में ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट टेबल हुआ है। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित करेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्थाओं पर नहीं बल्कि बुनियादी मूल्यों पर पनपता है। हमारे लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित होना होगा। Democracy thrives not just on systems, but on core values. It has to be centered on the delicate balance of expression and dialogue. These twin forces, expression and dialogue, shape democratic vitality, where progress is measured not by individual positions, but by the broader societal benefit. Today's institutional challenges from within and without often stem from the erosion of meaningful dialogue and authentic expression. अभिव्यक्ति का उद्गार और सार्थक संवाद दोनों ही प्रजातंत्र के अमूल्य आभूषण, अभिव्यक्ति भी और संवाद भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकारी पहल के कारण कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के 5 लाख से ज्यादा लोगों को समय पर पेंशन मिल रही है। We have over 5 lakh pensioners in our communications family, from BSNL to MTNL to the Department of Telecom, and all of these pensioners today through the Samman platform
receive their pension on time and the right amount thanks to our family sitting before us. उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच संभल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल के नखासा थाना इलाके के मोहल्ला खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापे के दौरान ये मंदिर सामने आया है। मंदिर के बराबर में कुएं को पाटकर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े एक पुराने मंदिर को पुलिस द्वारा खोला गया। पहले इस मंदिर में एक पुजारी रहते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर और मोहल्ला छोड़ दिया था। पुजारी का कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मंदिर में पूजा पाठ और आरती करने की। पुजारी ने अपना मकान बेचकर मंदिर में ताला डाल दिया था। मंदिर के पास बना कुआं भी दूसरे समुदाय ने पाट कर बंद कर दिया था। हिंदू आबादी कम होने के कारण सभी लोग पलायन कर गए थे। आज बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन की नजर मंदिर पर पड़ी और पुजारी को बुलाकर ताला खोला गया। पुलिस अधिकारियों ने मंदिर की सफाई की और भगवान शिव का शिवलिंग और हनुमान की मूर्ति देखी। पुलिस के अधिकारियों ने मंदिर के अंदर साफ सफाई भी की और मंदिर को खुलवाया। मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जन्म से यहाँ रहते थे। ये मकान भी हमारा ही था। 78 के बलबे के बाद बेच किसी ने। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह विशेष जांच दल की 6 सदस्यीय टीम ने मंदिर की रसोई का निरीक्षण किया। तिरुमाला लड्डू विवाद की जांच कर रही एसआईटी टीम ने मंदिर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। जांच दल ने मंदिर की रसोई की भी जांच की, जहां पवित्र तिरुमाला प्रसादम बनाया जाता है। एसआईटी टीम ने आटा मिल का भी निरीक्षण किया। एसआईटी टीम श्रीवारी मंदिर में लड्डू पोटू, मंदिर के बाहर बूंदी पोटू, घी स्टोरेज सेंटर और विपणन गोदाम से साक्ष्य एकत्र कर रही है। वे मंदिर के अधिकारियों से लड्डू बनाने की विधि, घी की खपत, प्रसाद बनाने, घी की आपूर्ति और अन्य मुद्दों पर विवरण एकत्र किए। एसआईटी टीम ने आवश्यक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। गौरतलब है कि प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद भक्तों को लड्डू के रूप में दिया जाता है, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली तेल से बनाए जाने वाले घी का उपयोग करने की बात सामने आई थी। और इस वक्त की अहम खबर आ रही है दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग संसद ने पारित किया है। महाअभियोग प्रस्ताव 2004 सांसदों ने किया और इस महाअभियोग प्रस्ताव का समर्थन में यहाँ पे सामने आए हैं सांसद और बर्खास्त किए जाएंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। महाअभियोग पारित होने के बाद संसद के बाहर जश्न की खबर भी आ रही है। खबर मिल रही है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पदभार संभालेंगे के रूप में पदभार संभालेंगे प्रधानमंत्री। तो यहां पर महाअभियोग प्रस्ताव की मुख्य वजह यही रही कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के प्रशासन की कथित शक्ति का जो दुरुपयोग था और जो नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनका ही नतीजा यहां पर सामने आया है। साथ ही एक बड़ी बात यह रही कि किस तरह से मार्शल लॉ लगाने का जो प्रयास था, उसको लेकर भी विपक्षी दलों के कड़े विरोध का उन्हें सामना करना पड़ रहा था और यहां पर संसद ने पारित कर दिया है महाअभियोग प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जश्न की खबरें मिल रही है। जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। तो यहां पर साफ तौर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की कुर्सी छिन गई है। संसद ने पारित किया है महाअभियोग प्रस्ताव। एक बड़ी खबर इस वक्त यहां पर दक्षिण कोरिया के सांसदों ने राष्ट्रपति यू सुक योल के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह महाअभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह मार्शल लॉ लगाने के प्रयास में विफलता के बाद लाया गया था। 300 सांसदों में से करीब 204 ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग के पक्ष में वोट किया है, जबकि 85 ने इसका विरोध किया। 3 सांसदों ने मतदान से परहेज किया और इस दौरान 8 वोट अमान्य भी घोषित किए, ऐसी खबर आ रही है। महाअभियोग के आरोपों में राष्ट्रपति पर विद्रोह और संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे जश्न का माहौल इस वक्त दक्षिण कोरिया में। इस वक्त की अहम खबर, तो 300 सांसदों में से 204 ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग के पक्ष में समर्थन किया, वोट किया, जबकि 85 ने इसका विरोध किया। 3 सांसद ऐसे भी रहे जिन्होंने मतदान नहीं किया, मतदान से परहेज किया और इस दौरान 8 वोटों को अमान्य भी घोषित कर दिया गया। इस वक्त की अहम खबर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की छिनी कुर्सी यून सुक योल के खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पास। उनके द्वारा कथित शक्ति का दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर उठाए गए सवालों के कारण ये घटनाक्रम सामने आया है। मार्शल लॉ लगाने का जो उनका प्रयास रहा वो भी पूरी तरह से उन पर उल्टा पड़ा और विपक्षी दलों के कड़े विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। आमजन भी खुलकर उनके विपक्ष में आए और यही वजह है कि राष्ट्रपति के खिलाफ इस महाअभियोग के बाद, प्रस्ताव पास होने के बाद वहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण कोरिया की राजनीति में जिस तरह की हलचल नजर आ रही थी, यह महाअभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में उभरा है। तो बर्खास्त किए जाएंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। और खबरों में आगे बढ़े तो आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से कृषि क्षेत्र और कृषि संबंधी सहायक कार्यों के लिए ऋण और बढ़ती लागतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और आगे सीधे रुक करेंगे अब हम संसद भवन का, जहां राहुल गांधी इस वक्त चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। Nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi.
आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो संविधान पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा के 13 अधिकारियों का पहला बैच डुंडीगुल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान शामिल हुआ। अकादमी में सैन्य सटीकता के लिए मान्य 214वें कोर्स के प्रशिक्षण के बाद 26 महिलाओं सहित कुल 204 फ्लाइंग कैडेटों को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन दिया गया है। परेड के दौरान भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल से 9 अधिकारी, प्रशिक्षु और मित्र देश वियतनाम से 1 अधिकारी भी पास आउट हुए हैं, जिसकी समीक्षा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने की। समारोह के दौरान समीक्षा अधिकारी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्नातक प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में फ्लाइट कैडेटों के साथ ही भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और एक मित्र विदेशी देश के एक अधिकारी को उनके प्रशिक्षण के सफल समापन पर विंग्स और ब्रेवेट्स प्रदान किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और लोगों की सेवा उनका प्रथम कर्तव्य है। Important national events for ceremonial purposes as well as to inculcate self-discipline.
This is a culmination of years of perseverance and structured training as a cadet or flight cadet, but in reality, it is just the beginning of new learning, beginning of a life full of enriching experiences. You will be constantly pressed to expand your horizons, increase your limits, discover new skills and capabilities. You will operate and maintain sophisticated aircraft and systems worth hundreds and crores of rupees. To remain abreast of the latest as you grow in service, the quest for knowledge should remain forever. The oath you took today, bearing allegiance to the Constitution of India, is a commitment for life. Work honestly and faithfully with utmost dedication and integrity throughout your career. Now onwards, you live not for yourselves, but for others. The interests of your nation, the interests of the men and women placed below you will come first always. Your own safety, welfare and comfort will come last, always and every time. You are the future leaders and commanders, not just air warriors, future leaders and commanders, and you will chart the destiny of Indian Air Force. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ। हालांकि तीसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और केवल 13.2 ओवर का ही मैच हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर विकेट खोए 28 रन बनाए। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को हर्षित राणा और आर अश्विन की जगह पर लाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव किया गया है। स्कॉट बोलैंड की जगह पर जोश हेजलवुड की टीम में एंट्री हुई है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, जबकि एडिलेड में खेला गया दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया था। फिलहाल इस समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।